हे फ्रेंड्स, मैं हूँ यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ इन्वेंटिंग एना के पूरे 9 एपिसोड्स को, जिस कहानी में रियलिटी के साथ कुछ फ्रिक्शन भी डाला गया है और मैंने इस सीरीज को कैरेक्टर वाइज सिंपली एक्सप्लेन किया है। और अगर आप सभी को डिटेल में सारी चीजें जानना है तो आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। कहानी की शुरुआत एना के इंट्रोडक्शन से की जाती है, जहाँ पर वो हमें ये बताती है कि वो काफी फेमस है और हमें ये पता चलता है कि उस पर काफी पैसे चुराने के इल्जाम हैं और साथ ही साथ नकली लग्जरियस लाइफ जीने का भी इल्जाम है। और फिर स्टोरी की शुरुआत हमें नवंबर 20, 2017 से दिखाई जाती है, जहाँ पर हम काफी सारे अमीर लोगों को देखते हैं जो कि एना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उसी बीच हमें एक रिपोर्टर जो कि मैनहट्टन मैगजीन में काम करती है, जिसका नाम विवियन है, और उसे एना के केस में काफी दिलचस्पी है। इसी वजह से वो अपने बॉस के पास जाकर उस पर आर्टिकल लिखने के लिए उन्हें कहती है, लेकिन उनके साथ खड़ा हुआ पॉल उन्हें मना कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि विवियन फिर भी उन्हें बगैर बताए उस केस पर काम कर रही होती है, जहाँ पर उसके कुछ कोवर्कर्स भी उसका साथ देते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी काफी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस बीच विवियन जाकर के एना से भी मिलती है और वो उसे इंटरव्यू देने से मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि विवियन को उसके कोवर्कर्स एक होटल का पता देते हैं और वहाँ पर वो जाती है तो उसे उस होटल की स्टाफ ये बताती है कि एना इंस्टाग्राम काफी यूज करती थी, और वो जैसे ही इंस्टा की उसकी प्रोफाइल चेक करती है तो उसे वहाँ पर काफी लोगों की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस बीच उसकी सबसे पहली नजर टेलिया पे पड़ती है। और हम देखते हैं कि उसके बॉस टेलिया से उसकी मीटिंग अरेंज करवा देते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टेलिया के पास काफी सारे पैसे हैं और वो विवियन को ये बताती है कि उसकी मुलाकात एना से एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई थी और उसके बाद मैंने एना को अपनी फ्रेंड की बोट पर इनवाइट किया था, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड चेस के साथ आई हुई थी। और हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड चेस को उसका बिजनेस सेटअप करने के लिए इन्वेस्टर की जरूरत है, और वो देखता है कि वहाँ पर हेनरिक है जो आईटी में काफी एक्सपर्ट है और उसके पास काफी सारे पैसे है, जिसे वहाँ पर चेस की बातें सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि एना हेनरिक को इम्प्रेस करने में कामयाब होती है और कुछ दिनों बाद वो सभी उस बोट से अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद टेलिया को ये पता चलता है कि चेस और एना अभी भी उसी बोट में हैं और टेलिया एना को कॉल करके उसे काफी सुनाती है, ये कहकर कि तुम लोग वहाँ कैसे रुक सकते हो, और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। इतना कहकर वो फोन रख देती है और विवियन को बताती है कि उसके बाद मेरी एना से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और फिर विवियन जाकर के वेल से मिलती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वेल एक काफी फेमस फैशन डिजाइनर है, जिसने विवियन को पहले ये बताया था कि चेस और एना का अफेयर चल रहा है और साथ ही साथ उसे एना से दोस्ती करने में काफी दिलचस्पी थी, जिस वजह से उसने एना से दोस्ती की थी। और वो उसे ये भी बताता है कि चेस ही उसका सारा खर्चा उठाता था। लेकिन एक दिन अचानक जब वो दोनों मेरे फैशन शो पे आए थे तो उन लोगों का झगड़ा हो गया, जिस वजह से एना कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रही। और उसी बीच मुझे चेस ने कॉल करके ये कहा था कि तुम एना का पासपोर्ट चेक कर लो, मे भी वो हम सभी को बेवकूफ बना रही है, जिसकी बातों पर वेल ने ध्यान नहीं दिया था। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि वेल और एना जब होटल में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ वर्कर्स आके उन्हें ये बताते हैं कि एना का क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, जिसे सुनकर एना वेल को ये कहती है कि मेरे डैड ने मुझे पैसे देने बंद कर दिए हैं। और ये बात सुन के वो सीधा चेस को कॉल लगाता है और उनका होटल का पेमेंट करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वेल जब एना का बैग निकाल रहा होता है तो वो उसमें से एना का पासपोर्ट चेक करता है और दूसरे दिन चेस को ये बताता है कि एना हम सभी को धोखा दे रही है। उसका नाम एना डेल्वी नहीं बल्कि एना सोरोकिन है, जिसे सुनकर चेस ये सारी बातें एना को बता देता है और इसी वजह से चेस और एना की दोस्ती टूट जाती है। और हम देखते हैं कि एना ने चेस को किस तरीके से मनाया था, जहाँ पर चेस जब एना को उसके बारे में पूछ रहा होता है तो एना उसे ये बताती है कि उसे एक फाउंडेशन खोलना है जो कि न्यूयॉर्क में काफी बड़ा
बड़ा एक प्राइवेट क्लब होगा, वो भी एना डेल्विस फाउंडेशन के नाम से। और ये सुनकर चेस उसे ये कहता है कि मैं इन्वेस्टर लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, और इसी वजह से उन दोनों ने वेल को उनके रास्ते से हटा दिया। और फिर अगले सीन में हम विवियन को देखते हैं, जहाँ पर कैथरीन उसे नोरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि कैथरीन एना की अपोजिशन लॉयर है, और जो एना के केस संभाल रहा है उस लॉयर का नाम टॉड है, जिससे बार बार जाकर के विवियन मिलती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि विवियन कैथरीन की ये बातें सुनकर सीधा नोरा से मिलने के लिए चले जाती है, जहाँ पर नोरा उसे ये बताती है कि मैं अपना नाम कहीं पर भी देखना नहीं चाहती, जिसे सुनकर विवियन उसे ये एश्योरिटी देती है कि तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि नोरा एक काफी अच्छी इन्वेस्टर है, जिसने चेस की वेक ऐप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां हम देखते हैं कि चेस एना को काफी सारे इन्वेस्टर्स से मिलाता है, जैसे कि काफी बड़े आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट और आर्ट गैलरीज के ओनर से। लेकिन वो सभी एना का साथ देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एना को नहीं जानता, जिसे सुनकर एना चेस को ये कहती है कि मुझे काफी लोगों से मिलना पड़ेगा, जिस वजह से मुझे नोरा की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर चेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, और वहाँ पर एना को वो ये कहता है कि उसे ओपन एयर के लिए बर्लिन जाना होगा, और इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि नोरा एना को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उसे एज अ सर्वेंट अपने साथ रखती है। और एक पार्टी के बीच एना को ये पता चलता है कि चेस ने उसे झूठ कहा है कि वो बर्लिन में है, और इसी वजह से वो चेस का पता लगा के उसके घर ओहायो चली जाती है, जहाँ पर वो उसे ये बताता है कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, यानी कि उसे जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए थे वो सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। जिसे सुनकर एना उसे ये कहती है कि हम साथ मिलके सब कुछ संभाल लेंगे, और उसे वापस लेके नोरा के पास आ जाती है, जहाँ पर वो एक दिन चुपके से नोरा को ये सारी बातें बता देती है। और हम देखते हैं कि नोरा का इंटरेस्ट चेस से हटके सीधा अब एना पर आ चुका है, और वो एना को अपने साथ काफी सारी पार्टीज में भी लेकर के जाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात काफी सारे लोगों से होती है, जिस वजह से काफी लोगों को उसका नाम और उसके एना डेल्वी फाउंडेशन के बारे में भी पता चलता है, जिसे देखकर चेस को काफी जेलसी होती है, और वो उसे पार्टनरशिप के लिए कहता है, लेकिन एना उसे साफ मना कर देती है। और फिर नोरा विवियन को ये बताती है कि पार्टी की रात को ही एना यहाँ से चली गई थी, पता नहीं क्यों, जिसे सुनकर विवियन यहाँ से चली जाती है। जिस बीच थोड़ी रिसर्च करने के बाद उसे ये पता चलता है कि नोरा के बैंक अकाउंट से काफी सारे पैसे गायब हो चुके हैं, जिस बारे में पूछने के लिए वो वापस नोरा के पास जाती है। और नोरा उसे ये बताती है कि पार्टी की रात जब हम घर आ गए थे तो मुझे मेरे बैंक से कॉल आया था, जहाँ पर उन लोगों ने मुझे ये बताया कि 40 लाख डॉलर ऐसे ही खर्च हो गए हैं। और जब मैंने उस चीज को चेक किया तो मुझे पता चला कि जब मैंने एना को क्रेडिट कार्ड अपने यूज के लिए दिया था तो उसने उस क्रेडिट कार्ड से खुद के लिए भी शॉपिंग की थी, और उसी वजह से एना उस रात घर छोड़ के चली गई। लेकिन उसने मुझे काफी महंगा पिकॉक का तोहफा दिया। और रही बात 4 लाख डॉलर की, तो नोरा विवियन को ये बताती है कि उसने वो पूरे 4 लाख रिकवर कर लिए, वो भी बैंक की मदद से। और फिर हम देखते हैं कि नोरा ने वो पिकॉक विवियन को गिफ्ट कर दिया है, जिसे वो घर ले आती है, और उसका हस्बैंड उसे ये कहता है कि ये चीज हम हमारे होने वाले बच्चे के कॉलेज के लिए बचा कर रखेंगे। और फिर हम एना को देखते हैं, वो फिर से वही सभी लोगों के पास जाती है, और हम देखते हैं कि वो सभी उसके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ विवियन उसके लॉयर टॉड के पास जाती है, जहाँ पर टॉड के पास काफी सारी फाइल्स आई हुई है, और वहाँ पर उसे एना के एना डेल्विया फाउंडेशन के रिगार्डिंग काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फिर हम एना को देखते हैं जो उन सभी को लेकर के न्यूयॉर्क की 281 पार्क बिल्डिंग में ले आती है, जहाँ पर उसे अपना प्राइवेट क्लब स्टार्ट करना है, और वहाँ पर वो सभी उसे 40 मिलियन का बजट देते हैं। जिस बीच हमें एक और कैरेक्टर एलन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि काफी बड़ा लॉयर है, और वो बैंक्स और लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में काफी मदद करता है। जिस बीच उसका एक दोस्त उसे एना को सजेस्ट करता है, और हम देखते हैं कि एना जब उसे मिलने के लिए जाती है तो वो उसका प्लान देख करके उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन एना वहाँ पर हार नहीं मानती और एलन को फंडिंग के लिए मना लेती है, ये कहकर कि मेरी जर्मनी में काफी सारी प्रॉपर्टी है जिसकी देखरेख पीटर करते हैं, तो आपको लोन के रिगार्डिंग जो भी पेपर्स चाहिए वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और इतना कहकर वो उन्हें शाम की पार्टी के लिए इनवाइट कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एना की मुलाकात और भी काफी सारे लोगों से होती है। फिर हम देखते हैं कि विवियन को वहाँ पर ये पता चला है कि
कि एना ने एक वर्चुअल सिम कार्ड बाय किया था, जो चीज वो जा करके एलन को बताती है, ये कहकर कि पीटर कभी असली था ही नहीं। एना ने वॉइस चेंजर यूज करके आपको बेवकूफ बनाया। जिस बीच उन सभी को ये भी पता चलता है कि एना ने एक प्राइवेट जेट चोरी की थी, वो भी एक पार्टी में जाने के लिए। जिस बीच वो एलन को कॉल करके ये कहती है कि उसे 281 पार्क लीज करने के लिए कुछ पैसे चाहिए और वो एक बैंकर से बात करके उसके लिए पैसे अरेंज करवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि विवियन को उसी होटल की स्टाफ के साथ एना की कुछ फोटोज मिलती है, जिसे लेकर वो उसके पास जाती है और उसका नाम हमें नेफ बताया जाता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे एक फिल्म बनानी है और उस चीज के लिए उसे काफी सारे पैसे चाहिए थे। और जैसे ही होटल में एना आई तो हमने देखा कि वो लोगों को काफी सारी टिप्स दे रही है, जिस वजह से मैं भी उस पर ध्यान देने लगी और ऐसे ही करते हुए मैंने उसका नाम हर किसी केस में VIP में डाल दिया। और फिर वो ये बताती है कि उसने और एना ने काफी सारी पार्टीज की थी, जिस बीच उसकी मुलाकात रैकेल से भी हुई थी, जो एना को काफी लूटती थी, और साथ ही साथ उसकी मुलाकात केसी से भी हुई थी, जो सेलिब्रिटीज की ट्रेनर है। और एना ने हम सभी को ये बताया था कि वो 281 पार्क लीज पर ले रही है, वो भी एक प्राइवेट क्लब के लिए। फिर हम देखते हैं नेफ का बॉस उसे ये कहता है कि एना काफी दिनों से अपना पेमेंट नहीं कर रही है, जिसे सुनकर नेफ एकदम कॉन्फिडेंट के साथ ये कहती है कि वो अपनी सारी पेमेंट क्लियर कर देगी। लेकिन उसका बॉस उसे ये कहता है कि उन्हें उसका क्रेडिट कार्ड चाहिए, जिसे सुनकर वो थोड़े टाइम के लिए उसे इग्नोर कर देती है और एना के साथ डिनर पर निकल जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो ये नोटिस करती है कि एना के कोई भी कार्ड्स काम नहीं करते, जिस वजह से नेफ को उस डिनर का पेमेंट करना पड़ता है। और दूसरे दिन वो अपने बॉस के बेटे को कॉल करके ये पूछती है कि एना ने आपके डैड की बिल्डिंग को रेंट पर लिया है, जिसे सुनकर वो लोग मना कर देते हैं। और ये देख कर के नेफ सीधा एना के पास जाती है, जहाँ पर वो एना को सारी चीजें कहने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि एना वैसा बिल्कुल भी नहीं करती। और जब एना होटल में वापस आती है तो उसका मैनेजर उसे उसके रूम में जाने से मना कर देता है, जिसे खड़ी वहाँ पर नेफ भी देख रही होती है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड एना की मदद नहीं करती। और दूसरे दिन नेफ का बॉस उसे ये बताता है कि एना ने उसकी सारी पेमेंट क्लियर कर दी है। और ये सुन के नेफ सीधा एना के पास दौड़ी चली जाती है, जहाँ पर एना उसे उसके पैसे वापस करती है और ये कहती है कि हम सभी एक वेकेशन के लिए जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? लेकिन वहाँ पर नेफ उसे मना कर देती है। और फिर हम विवियन टॉड को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस समय तक एना के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी वो केसी, रैकेल और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर के मोरक्को वेकेशन मनाने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर जाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से केसी की तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस अपने घर आ जाती है। जिस बीच हम देखते हैं कि वो होटल वाले आके एना और रैकेल को काफी बेइज्जत करते हैं, जिस वजह से रैकेल अपना क्रेडिट कार्ड उन्हें दे देती है। और उसी बीच एना को एलन का कॉल आता है, जहाँ पर एलन उसे ये बताता है कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया है, लेकिन पेमेंट अकाउंट में आने के लिए एक वेरिफिकेशन बाकी है। और वो उसे ये बताता है वो वेरिफिकेशन के लिए एक इन्वेस्टिगेटर तुम्हारे घर जाएगा, ताकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टीज और बाकी सारी चीजें देख सके। जिसे सुनकर हम देखते हैं एना रैकेल के बॉयफ्रेंड को ये बताती है कि उसने लोन लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उसके डैड उसके फाउंडेशन के लिए पेमेंट दे रहे हैं। जिसे सुनकर रैकेल का बॉयफ्रेंड थोड़ा हैरान हो जाता है और रैकेल को ये कहता है कि हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। और वो दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। एना को मोरक्को में अकेला छोड़कर वो अपने घर चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद एना किसी को कॉल करके ये कहती है कि उसे कुछ चोर ने लूट लिया है, तो तुम मेरे लिए एक फ्लाइट बुक कर दोगी? जिसे सुनकर केसी ऐसा ही करती है। और हम देखते हैं कि एना रात के वक्त केसी के घर आ जाती है, वो भी रात बिताने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि एना का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं होता। और दूसरे दिन वो केसी के घर से चली जाती है, जिस बीच केसी को ये पता चलता है कि एना ने रैकेल के पर्सनल और साथ ही साथ उसके ऑफिशियल कार्ड को यूज कर लिया है, जिस वजह से उसके ऊपर ऑलमोस्ट $65,000 का कर्जा हो गया है। जहाँ पर वो विवियन को ये भी बताती है कि एना फिर मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मुझे रेचल ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। और ये सारी चीजें विवियन नेफ को बताती है, जहाँ पर नेफ उसे कहती है कि रैकेल बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और उसे शो ऑफ करने का काफी शौक है। और फिर हम देखते हैं कि विवियन रैकेल को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट रैकेल से नहीं हो पाता। जिस बीच हमें ये पता चलता है कि विवियन को ये केस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विवियन को अपनी इमेज सभी लोगों के सामने
क्लियर करनी है। और वहाँ पर विवियन ये बताती है कि कुछ समय पहले उसके ऊपर एक बैड रिपोर्टर का थप्पा लगा था, वो भी उसके दोस्त पॉल की वजह से, जिस वजह से उसकी काफी अच्छी नौकरी भी छूट गई थी। और एना इतने समय से उसके साथ इसीलिए कोऑपरेट कर रही है क्योंकि उसे फेमस होना है और विवियन ने उसे ये चीज प्रॉमिस की है। और फिर हम देखते हैं कि विवियन के सारे कलीग्स उसे ये कहते हैं कि तुम लिखना स्टार्ट करो, हम रकेल को ढूंढ निकालेंगे। जिस बीच एक कलीग को रकेल के बारे में पता चल जाता है और वो विवियन को ये बताती है कि रकेल ने अपनी स्टोरी वैनिटी फेयर को बेच दी है, जिसे सुनकर विवियन काफी चिढ़ जाती है और इस चीज की खबर विवियन के बॉस को भी पड़ जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसके बॉस को कन्विंस कर लेती है। और फिर हमें रकेल दिखाई जाती है जहाँ पर वो न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद उसने एना को काफी कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो उसके पैसे उसे रिटर्न कर दे, लेकिन ऐसे ही 3 महीने बीत गए और एना ने उसे उसके पैसे रिटर्न नहीं किए, जिस वजह से उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। और जब केसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो एना उससे मिलने तो आई, लेकिन उसे उसने पैसे नहीं दिए और वहाँ से वो भाग गई। और जब रकेल ने इस चीज की कंप्लेंट पुलिस को की तो उन्होंने उसे एक बेवकूफ ही समझा और उसकी कंप्लेंट उन्होंने ली नहीं, जिस वजह से उसके पास कोई और चारा बचा ही नहीं और इसीलिए उसने अपनी स्टोरी वैनिटी फेयर को बेच दी। और फिर हम एना को देखते हैं जो ऐसे ही बगैर घर के और बगैर पैसों के घूम रही है। और दूसरी तरफ हम विवियन को देखते हैं जिसने अपना आर्टिकल पूरा कर दिया है, लेकिन उसे अभी भी केसी की जरूरत है। और उसी बीच हम देखते हैं कि विवियन का वाटर ब्रेक हो जाता है और ऐसी हालत में वो केसी को कॉल करके ये कहती है कि हम तुम्हारा नाम एज अ ट्रेनर डालेंगे, ना कि एस केसी। तो वो ये बात सुनकर एग्री हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एना एक बैंक में जाकर के एक चेक को विड्रॉल करवा लेती है और वो पैसे लेकर के वो यहाँ से सीधा लॉस एंजलिस की तरफ निकल जाती है। और फिर हम विवियन को देखते हैं जिसने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है और पूरे शहर में सभी लोग एना डेल्वे की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों का आर्टिकल पब्लिश हो चुका है और वो सभी जगह एक टॉप आर्टिकल भी बन गया है। और जब विवियन ये आर्टिकल लेकर के एना के पास जाती है तो एना उसे ये कहती है कि तुमने मुझे सभी लोगों के सामने एक बेवकूफ बनाया है, जबकि मैंने कोई भी चीज झूठ नहीं बोली है। जिसे सुनकर विवियन थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो जर्मनी जाके एना के डैड से बात करेगी। और दूसरी तरफ एना की बात करें तो वो एक होटल में रुकती है जहाँ पर वो काफी सारे ज़ैनेक्स पी लेती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर को ये बताती है कि बचपन में उसके डैड ने उसे काफी मारा है और उसे कभी समझा ही नहीं, इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया था। और फिर हमें विवियन दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि विवियन की मुलाकात एना के कुछ दोस्तों से होती है, जहाँ पर वो उसे ये बताते हैं कि एना काफी घमंडी थी और उसे महंगे ड्रेसों का काफी शौक था, जिस वजह से वो स्कूल में हम सब पर रौब जमाने लगी थी। और सभी लोग ये भी कहते थे कि उसके डैड एक स्मगलर है या फिर एक गैम्बलर, जिस वजह से एना ऐसी थी। और फिर हम देखते हैं कि विवियन की मुलाकात एना के डैड से होती है, जहाँ पर वो जब उन्हें ये पूछती है कि क्या तुम एक गैंगस्टर हो, जिसे सुनकर वो चिढ़ के वहाँ से चले जाते हैं। और रात के वक्त हम विवियन को देखते हैं जो चुपके से एना के घर के पास चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एना के मॉम डैड से होती है और उसकी मॉम उसे ये बताती है कि एना बचपन से ही ऐसी थी, बल्कि बचपन से ही वो हमसे कभी भी ठीक से बात नहीं करती थी। और ये भी बताती है कि बचपन से हम बच्चों को पाल पोस के अच्छे से बड़ा करते हैं और उन्हें एक सही राह दिखाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बच्चे अपनी राह खुद चुनते हैं। इतना सुनकर विवियन वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो एक रिहैब में आ पहुँची है, जिस बीच उसकी बात रकेल से होती है और रकेल उसे लंच के लिए बुलाती है, लेकिन हम देखते हैं कि रिहैब के बाहर उसे कुछ पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, जिस बारे में उसकी दोस्तों को भी पता चलता है और रकेल उन्हें ये बताती है कि मैं उस वक्त उसके साथ कॉल पर थी। और दूसरी तरफ हम विवियन को देखते हैं जो घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एना के डैड का एक लेटर मिलता है, जिसमें ये लिखा होता है कि एना कभी भी खुदकुशी करने का ट्राई नहीं कर सकती और उसे एक मेडिकल रिपोर्ट भेजता है, जिस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के वो सीधा एना के पास जाती है और उसे ये कहती है कि तुम सभी लोगों को ये कहती हो कि तुम्हारे डैड एक करोड़पति है, लेकिन हॉस्पिटल में तुमने ये कहा कि वो एक नशेड़ी थे और वो तुम्हें काफी मारते थे और यहाँ से सीधा तुम एक रिहैब चलेगी। और जब मैंने तुम्हारे
वीजा को चेक किया तो मुझे पता चला कि वो एक्सपायर होने वाला है, लेकिन अगर तुम हॉस्पिटल या रिहैब में हो तो उस चीज को तुम रोक सकती हो, और इसी वजह से तुमने खुद को हॉस्पिटलाइज किया और उसके बाद रिहैब में भेजा। जिसे सुनकर एना विवियन को ये कहती है कि तुमने सारी चीजें सही बताई है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सुनवाई के लिए एना को एक स्टाइलिश चाहिए, यानी कि उसे कोर्ट रूम में स्टाइलिश क्लोथ्स पहन कर जाने हैं, और वो इस चीज के लिए नेफ को कॉल करती है और नेफ उसे एक डिजाइनर से बात करवा के देती है। और फिर ट्रायल के दिन हम देखते हैं कि एना को वो ड्रेस नहीं मिलती, जिस वजह से वो ट्रायल के लिए जाने से मना कर देती है और उसके लिए ड्रेस लेने के लिए विवियन चली जाती है, जिसे पहनकर एना ट्रायल के लिए पहुंच जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों तक ये केस चलता रहता है, जहाँ पर एना की डेली यही डिमांड होती है कि उसे डेली डिजाइनर ड्रेस चाहिए। जिस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर टॉड एना को ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे सभी लोगों के सामने फेमस कर देगा। जिस बीच वहाँ पर रकेल भी आती है और वो सभी लोगों को ये बताती है कि एना ने किस तरीके से उसे ठगा है, लेकिन उस चीज को टॉड रोक देता है और वहाँ पर उसकी असलियत सभी लोगों के सामने ले आता है। और फिर नेफ और केसी को ये पता चलता है कि एना को और किसी ने नहीं बल्कि रकेल ने ही अरेस्ट करवाया था, जिसे सुनकर केसी उससे दोस्ती तोड़ देती है और वापस आए फिर से केस पर। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जूरी एना को 4 से 12 साल के लिए जेल सुनाती है, जिसे सुनकर विवियन को काफी बुरा लगता है और वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार टॉड को ही कहती है। और फिर वो वहाँ से एना से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एना उसे ये कहती है कि तुम मुझसे मिलने आया करो, और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये था रिकैप इन्वेंटिंग एना के पूरे 9 एपिसोड्स का रिकैप। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।